हे गाइस, कैसे हैं आप। हमारा टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे नेम्स्ड इक्वेशन, नेम्स्ड समीकरण। इक्वेशन शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे कौन कौन से टॉपिक हो चुके हैं। हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ लिया। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वही सेल जिसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, हमारी बात हो चुकी है। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल हमने स्टैंडर्ड कंडीशन में पढ़ लिया है। अगर कंडीशन स्टैंडर्ड ना हो, कोई भी कंडीशन हमें दे दे, उस कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, उसी के लिए नेम्स्ड इक्वेशन काम में ली जाती है। तो मैं आरिफ मोहम्मद आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AK सर केमिस्ट्री पे स्वागत करता हूं और आज हम शुरू करते हैं नेम्स्ड इक्वेशन, नेम्स्ड समीकरण। तो बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। देखिए, एक सेल, हम क्या पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में? सेल, ठीक है। सेल के मैक्सिमम वर्क की हम बात करते हैं, W मैक्स से इसको शो करते हैं। सेल मैक्सिमम वर्क कितना करता है? देखिए, सेल के मैक्सिमम वर्क को हम बोल देते हैं माइनस डेल्टा जी। व्हाट इज डेल्टा जी? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री ऊर्जा में, जो गिब्स मुक्त ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन है वो डेल्टा जी है। तो सेल का मैक्सिमम वर्क किसके बराबर बता रहे हैं? गिब्स फ्री ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन के बराबर, इक्वल बता रहे हैं। देखिए, सेल जो ये कार्य कर रहा है, ये कैसा कार्य होगा? यूजफुल वर्क होगा, रिवर्सिबल वर्क होगा। ये किसके द्वारा किया जाएगा? सेल के द्वारा किया जाएगा। और सेल अगर वर्क कर रहा है तो उसकी गिब्स फ्री एनर्जी में कमी आएगी। कमी आने के कारण रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव। इसके अलावा यहाँ पे रिजल्ट क्या मिल रहा है? नेगेटिव। तो हम कह सकते हैं ये किस प्रकार का प्रक्रम है? स्पोंटेनियस। स्पोंटेनियस यानी स्वतः प्रवर्तित। कैसा प्रक्रम है? स्वतः प्रवर्तित, स्पॉन्टेनियस, क्योंकि डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल रही है? हमें नेगेटिव मिल रही है। ओके, बात आ गई समझ में? चले आगे। देखिए, इस इक्वेशन को कह देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 1, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में एक फॉर्मूला फिजिक्स में सबने पढ़ रखा होगा, हम लिखते हैं V इज इक्वल्स टू, या डेल्टा V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। जो विभवांतर है वो यही तो होता है। किसी विभवांतर क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में किया गया कार्य, उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं? फॉर्मूला फॉर्म में, डेल्टा V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। ओके, इस W को क्या लिख सकते हैं? W इज इक्वल्स टू W मैक्सिमम, मैक्सिमम बोलते हैं इसे, तो क्या बोल देंगे? Q डेल्टा V। विभवांतर को हम किस रूप में शो कर रहे हैं? E के रूप में शो कर रहे हैं। पोटेंशियल किससे शो कर रहे हैं? E से। तो इस डेल V को क्या लिख सकते हैं? W मैक्सिमम इज इक्वल्स टू Q E, ठीक है। ओके, ये क्या है? चार्ज। ये क्या है? पोटेंशियल। ये आवेश है और ये विभव है। तो आवेश और विभव का मल्टीप्लीकेशन ही क्या है? W मैक्सिमम है, ठीक। अब अपन इस Q की बात करते हैं, आवेश की बात करते हैं कि कितना चार्ज प्रवाहित हो रहा है सेल में। देखिए, 1 मोल, हम कहें 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज या आवेश, या क्या बोलते हैं इसे? आवेश Q कितना होगा? इलेक्ट्रॉन कितना मोल है? 1 मोल। मोल को अगर नंबर में कन्वर्ट करते हैं, संख्या में कन्वर्ट करते हैं, कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर 23, ठीक है। ये तो आ गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या। 1 मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हमें 1 मोल में इलेक्ट्रॉनों पर क्या पता करना है? चार्ज पता करना है। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। जब इसको पूरे को मल्टीप्लाई किया जाता है तो रिजल्ट आता है 96,487, 96,487 कूलम। या इसी को क्या कहा जाता है? 1 फैरेड।
1 फेराडे, 1 फेराड 1 तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है 1 फेराडे। अब अपन ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स नंबर किसी भी सेल इक्वेशन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं उसको अपन क्या मान लें n मान लें। तो n मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना बता देंगे। अगर एक का 1f है तो n मोल का कितना हो जाएगा nf। तो यानी हम चार्ज को कितना बोल सकते हैं nf बोल सकते हैं। क्या ये वैल्यू यहां पे पुट की जा सकती है, की जा सकती है। क्या लिख देंगे W मैक्सिमम इज इक्वल्स टू nfe, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में आपने क्या बोला W मैक्सिमम इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा जी, और इक्वेशन नंबर 2 में क्या बोल रहे हो W मैक्सिमम इज इक्वल्स टू nfe। ओके, नेक्स्ट देखिए इक्वेशन नंबर 1 समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ये भी W मैक्सिमम है, ये भी W मैक्सिमम है। क्या लिख सकते हैं माइनस डेल्टा जी इज इक्वल्स टू nfe। क्या दोनों ओर से नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें, कर दिया। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस nfe, ये हमें इक्वेशन यहाँ पे ऑब्टेन हुई। यानी गिब्स फ्री एनर्जी में जो चेंज हो रहा है वह प्रवाहित आवेश और विभव के गुणनफल के ऋणात्मक नेगेटिव मान के समान होता है। इसे कह दीजिए इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो सेल का जो डब्ल्यू मैक्सिमम वर्क है, अधिकतम कार्य है, वो किसके बराबर है डेल्टा जी के बराबर है और क्यूई के बराबर है। यहाँ पे हमें इक्वेशन मिल गई एनएफई। ओके, अब ये तो किसी भी कंडीशन पर है। अगर मानक परिस्थिति ले लें एट स्टैंडर्ड कंडीशन, कौन सी कंडीशन स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन पे क्या लिख देंगे डेल्टा जी नोट इज इक्वल्स टू minus nfe नोट। दिस इज द अगेन इक्वेशन, और इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन नंबर 3 और 4। ये किसी भी कंडीशन पर लिया हुआ डेल्टा जी है और ये स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड में फिर से आपको बता दूं टेम्परेचर 298 केल्विन, गैसियस अगर कोई रिएक्टेंट है तो उसकी कंसंट्रेशन उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर 1 बार लेंगे, और जितनी भी केमिकल स्पीसीज है, रासायनिक प्रजातियां हैं, उनकी कंसंट्रेशन 1 मोलर, सांद्रता 1 मोलर लेंगे। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन नंबर 3 और 4 मिल जाती है। ये दोनों इक्वेशन महत्वपूर्ण है, ध्यान रखनी है। इन्हीं से हम नेक्स्ट इक्वेशन प्राप्त करेंगे। समीकरण 3 और 4 हमें ये प्राप्त हुई थी। अब देखिए एक थर्मोडायनामिक रिलेशन, एक ऊष्मागतिकीय संबंध इस प्रकार से लिखा जाता है। थर्मो डायनामिक रिलेशन, एक ऊष्मागतिकीय संबंध। कैसे लिखा डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू। डेल्टा जी किसी भी कंडीशन पर गिब्स फ्री एनर्जी में होने वाला चेंज, डेल्टा जी नोट इसको क्या कहते हैं स्टैंडर्ड मानक परिस्थितियों में होने वाला डेल्टा जी में परिवर्तन, आर गैस कांस्टेंट 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, टी टेम्परेचर, एलन प्राकृतिक लघुगणक नेचुरल लॉगरिथम, क्यू अभिक्रिया भागफल रिएक्शन कोएफिशिएंट। दो चीजें पढ़ते हैं अपन इक्विलिब्रियम में, एक तो रिएक्शन कोएफिशिएंट और एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दोनों में डिफरेंस क्या होता है। यदि किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में किसी भी कंडीशन पर अगर अपन कांस्टेंट की गणना करें तो वह होता है रिएक्शन कोएफिशिएंट। किसी भी कंडीशन पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का जो रेशियो है वह रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है। अभिक्रिया भागफल होता है उत्पाद और अभिकारक की सांद्रता का अनुपात। और साम्यावस्था पे अगर यही अनुपात हम ले तो इसे कहा जाता है साम्यावस्था स्थिरांक। ठीक है, डेल्टा जी और डेल्टा जी नोट की वैल्यू है हमारे पास में। क्यू देखिए, क्यू की वैल्यू रखने के लिए एक कॉमन रिएक्शन अपन यहाँ पे इमेजिन कर लेते हैं कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है। तो डेल जी की जगह क्या रख देंगे रिएक्शन थर्ड से
माइनस एन एफ ई, ओके, जी नोट की जगह माइनस एन एफ ई नोट आर टी एल एन, क्यू की जगह क्या लिख देंगे, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशियो, ठीक है, लिख दिया। ओके, अब देखिए इस पूरी की पूरी इक्वेशन में किसका डिवाइड कर दे, माइनस एन एफ का भाग दे दें इस वाली समीकरण में। इसमें माइनस एन एफ का भाग देंगे, माइनस एन एफ को क्या करेगा, मार देगा, बचेगा क्या, ई। यहां पे भाग देंगे, सेम कंडीशन, माइनस एन एफ इस एन एफ को भी मार देगा, बचेगा ई नोट। यहां पे एन एफ है नहीं तो क्या लिख देंगे, ये पॉजिटिव साइन क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ का डिवाइड कर रहे हो तो नेगेटिव, माइनस आर टी एल एन अपॉन एन एफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, ये आपने लिख दी इक्वेशन, और यही इक्वेशन नेक्स्ट इक्वेशन कहलाती है। इसी इक्वेशन को नेक्स्ट समीकरण कहा जाता है। इसको इलेक्ट्रोड के लिए और सेल के लिए भी हम पढ़ेंगे, पर सबसे पहले अपन इस एलन को लॉग में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ओके, क्या लिख देंगे, लॉग में कन्वर्ट करते हैं, क्या लिखते हैं, जब भी लॉग में कन्वर्ट किया जाता है क्या किससे मल्टीप्लाई करते थे, लॉग एलन लॉग बेस ई, इसको किस में कन्वर्ट करना है, लॉग बेस 10 में, तो कितने से मल्टीप्लाई होगा, कितने से होगा, बोलिए 2.303, क्या लिख देंगे, E is equals to E naught minus RT, इस पूरे को कितने से मल्टीप्लाई कर दे, 2.303 से कर दे, ये लिख दूं मैं 2.303, 2.303, ये पॉइंट है भाई, दिख रहा है ना, RT अपॉन NF, और LN को हम क्या लिख दोगे, log base 10 प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन, ठीक है। ये आ गई आपके पास में नेक्स्ट इक्वेशन, और इसी इक्वेशन से आप इलेक्ट्रोड और सेल के लिए सेल पोटेंशियल की गणना कर सकते हो। ये आपका क्या है, ई क्या है, विभव, किसी भी कंडीशन पे, किसी भी सांद्रता पे, ई नोट एट द स्टैंडर्ड कंडीशन, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, मोस्टली टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिया जाता है, और एन फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन, एफ फैराडे, ठीक है। तो अब देखिए इसी इक्वेशन में 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर व्हाट इज आर इज इक्वल्स टू 8.314 जूल Kelvin inverse, mole inverse. What is T? T is equals to 298 Kelvin. N नहीं लिख सकते हैं, N जो सेल की हाफ रिएक्शन होगी उसी, या सेल रिएक्शन को देख के पता कर सकते हैं, सेल की हाफ रिएक्शन और दोनों रिएक्शन होगी ना, उनसे पता चलता है। इसका कैसे चलेगा बता दूंगा मैं। F is equals to Faraday, ठीक है। ये सारी की सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दीजिए। E इज इक्वल्स टू E नोट माइनस 2.303 मल्टीप्लाइड बाय 8.314 298 अपॉन N 96,487 log base 10 अपॉन P अपॉन R। ये आ गया आपके पास में नेक्स्ट इक्वेशन। इसका भी ये नहीं करके अपन इसका पूरा मल्टीप्लिकेटिव जो रिजल्ट है वो पूरा ध्यान में रखेंगे, इसको नहीं। आगे नेक्स्ट स्टेप में देखिए, E इज इक्वल्स टू E नोट माइनस, इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0.059 अपॉन N। इसको पूरे को कैलकुलेट जब करेंगे तो ये रिजल्ट हमें मिलेगा N log 10 अपॉन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये आपकी
नेक्स्ट इक्वेशन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये यूज होती है। टेम्परेचर अगर चेंज किया जाएगा तो ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, बट 99.5% आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही कैलकुलेट करवाता है, इसलिए 0.059 यहाँ पे ये रखा जाता है। ये मान के चलिए आप, रेयर केस में बाय द वे कोई रखा है तो बात अलग है, बाकी इसी से आपको कैलकुलेशन करनी होती है। दिस इज द नेक्स्ट इक्वेशन। टी नॉट अ स्टैंडर्ड कंडीशन, यहाँ पे मानक परिस्थितियां नहीं है, यहाँ पे मानक परिस्थिति है, स्टैंडर्ड कंडीशन है। एन फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। इस पूरे का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और इसके बाद अपन इस इक्वेशन से इलेक्ट्रोड के लिए पोटेंशियल कैसे पता करते हैं और सेल के लिए कैसे करते हैं वो हम बात करेंगे। देख लीजिए इसे। इलेक्ट्रोड के लिए इस नेक्स्ट इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, देखिए सपोज करिए कि एक मेटल आयन है और यह मेटल आयन एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना रहा है, मेटल सॉलिड का निर्माण कर रहा है। ये एक्वस है और ये सॉलिड का निर्माण कर रहा है। देखिए जैसा कि आईयूपीएसी ने कहा था कि कौन सी इक्वेशन लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल की गणना करेंगे तो ये रिडक्शन की रिस्पेक्ट में जितनी भी मेटल है उनका जब इलेक्ट्रोड विभव आप ज्ञात करेंगे तो रिएक्शन किस रूप में लिखेंगे, रिडक्शन की रिस्पेक्ट में लिखेंगे। तो इस इक्वेशन के लिए ये नेक्स्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, देखिएगा। इलेक्ट्रोड का विभव किसी भी स्थिति पर कब, जब Mn प्लस M का निर्माण कर रहा है, इनोट स्टैंडर्ड कंडीशन पे Mn प्लस M। देखिए इससे क्या पता चल रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ रही है, यानी रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहे हो आप, अपचयन विभव लिख रहे हो यहां पर भी और स्टैंडर्ड कंडीशन पर भी, ठीक है। माइनस 0.25 ऐड यहां पे मेंशन कर दूं मैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.059 अपॉन n। कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, n, तो n लिख दिया। लोग प्रोडक्ट कौन है, M, रिएक्टेंट कौन है, Mn प्लस। ये तो लिखना है, यहाँ पे प्रोडक्ट लिखना है तो प्रोडक्ट M सॉलिड और रिएक्टेंट कौन है, Mn प्लस। अब यहाँ पे एक चीज आपको मैं बता दूं कि प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड की कंसंट्रेशन यूनिट मानी जाती है, इकाई मानी जाती है, एक मानी जाती है। जहां पे भी शुद्ध ठोस और शुद्ध द्रव होंगे वहां पे उनकी सांद्रता हम कितनी मान लेंगे, एक मान लेंगे। तो यहाँ पे M की वैल्यू क्या रख देंगे, एक रख देंगे, M की वैल्यू 1, तो 1 रख देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा। ये आ गई इलेक्ट्रोड के लिए आपकी नेक्स्ट इक्वेशन। किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए नेक्स्ट इक्वेशन इस प्रकार से आप लिखेंगे। अब हमने डेलियल सेल पढ़ा, उसके लिए मान लीजिए जिंक इलेक्ट्रोड के लिए आपने नेक्स्ट इक्वेशन लिखनी है। लिखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल की रिस्पेक्ट में, तो क्या लिख देंगे, E Zn2 प्लस Zn इज इक्वल्स टू E नोट Zn2 प्लस Zn माइनस 0.059 अपॉन, हाँ जी n की वैल्यू क्या रखेंगे, देखिए Zn2 प्लस Zn में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 प्लस किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, Zn में, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करके होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो n की वैल्यू क्या रखेंगे, ये वाली वैल्यू किसकी होगी, n की, तो 2 log, ये तो सॉलिड है प्रोडक्ट तो यूनिट, और Zn2। ये आपकी जिंक इलेक्ट्रोड के लिए नेक्स्ट इक्वेशन होगी, ठीक है। इसी प्रकार से कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए भी लिखी जा सकती है। कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए क्या लिख देंगे, E Cu2 प्लस Cu इज इक्वल्स टू E नोट Cu2 प्लस Cu माइनस 0.059 अपॉन 2। कॉपर में भी कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2, तो n की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 log 1 अपॉन Cu2 प्लस। ये आ गया आपकी कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए। तो किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए नेक्स्ट इक्वेशन हमें लिखनी हो, इस प्रकार से लिखी जाती है। यूज कैसे करेंगे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा। आप बस वीडियो को स्किप मत करना, कंटिन्यूअस देखना, पूरी की पूरी चीज समझाना, तैयार करवाना, वो मेरी गारंटी है। देखो हमें क्या दे देगा,
कंसंट्रेशन प्रोवाइड करा देगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्रोवाइड करा देगा। तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? ई इलेक्ट्रोड ज्ञात कर सकते हैं, जो किसी भी कंडीशन पे अपने को इस वाली कंसंट्रेशन पर जो ये पोटेंशियल ज्ञात करना है कर सकते हैं। इस प्रकार से इसे यूज करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से इस इक्वेशन को लिखा जाता है इलेक्ट्रोड के लिए। ठीक है, आगे बात समझ में, चलें आगे। सेल के लिए इस इक्वेशन को कैसे लिखते हैं देखिए, E cell is equals to E naught minus 0.059 upon n log P upon R। ठीक है, यानी यहां पे आप जो रिडक्शन शो कर रहे थे वो नहीं, अभी आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे सेल लिखेंगे। हम डेनियल सेल का एग्जांपल लें तो डेनियल सेल के लिए ये नेक्स्ट इक्वेशन किस प्रकार से लिखी जाएगी उसकी हम यहाँ पे बात करते हैं कि डेनियल सेल के लिए इसे हम कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। देखिए, डेनियल सेल के लिए एनोड पर जिंक Zn2+ का निर्माण करता है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करके। कैथोड पर Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cu का निर्माण करता है। अब अपन इसके लिए लिखते हैं नेट सेल रिएक्शन। नेट सेल रिएक्शन के लिए क्या करें? एनोड कैथोड वाली रिएक्शन को जोड़ दें। एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जब भी आप नेट सेल रिएक्शन लिखें तो उस सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। जैसे इस इक्वेशन में हम इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड में, यहाँ पे कहाँ है? लेफ्ट हैंड साइड में, तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? कट जाएंगे। परंतु यदि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं हो, जैसे मान लो इस इक्वेशन में तो नहीं, किसी इक्वेशन में आपको मिले यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, तो इस स्थिति में आपको क्या करना है? क्या ये कट जाएंगे? क्या ये 2 होते, ये 3 होते कट जाते हैं? नहीं कटते। इसलिए आप क्या करेंगे? पूरी की पूरी इक्वेशन को ही आप एक उचित मैथमेटिकल डिजिट गणितीय अंक से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 है, इसको क्या बना सकते हैं? 6 बना सकते हैं। कितने से गुणा करके? 3 से। पूरी इक्वेशन को 3 से गुणा कर दीजिए। 3 है, इसको भी 6 बना सकते हैं। कितने से गुणा करके? 2 से गुणा करके। पूरी इक्वेशन को 2 से गुणा कर दीजिए। ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, कट गए 6। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको? 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी कितनी मिल रही है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस इक्वेशन में, इसमें नहीं, इस वाली इक्वेशन में जो n हम लिख रहे हैं ना, ये वाला n, इस n की वैल्यू क्या होगी? 6 होगी, 6 होगी इस कंडीशन में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या आ जाएगा रिजल्ट? Zn प्लस Cu2 प्लस Zn2 प्लस C। इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। क्या लिखेंगे? E cell इज इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.059। हाँ जी, n की वैल्यू कितनी रखूं? जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वही, इसमें से देख लो चाहे इसमें से देख लो, दोनों नहीं जोड़ के लिखनी है, एक लिखनी है। 2 लोग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट कौन है? Zn2+ और कॉपर। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट कौन है? Zn और Cu2+। ठीक है, अब पहले जैसा कि हमने बता दिया था, जो प्योर सॉलिड्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या होती है? यूनिट होती है, इकाई होती है। तो इसको अपन क्या करते हैं? कॉपर और जिंक को 1 हो गया 1, तो 1 मल्टीप्लाइड क्या बचेगा? Zn2+। ये तो क्या है? यूनिट है, तो क्या बचा? Zn2+। इसी प्रकार से यहाँ पे ये क्या है? ये भी यूनिट है, तो क्या बचा? Cu2+। ये मिल गई हमें डेनियल सेल के लिए नेक्स्ट इक्वेशन। देखिए, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, इसको कुछ इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हो अल्टरनेटिवली। E cell is equals to E naught cell minus 0.059 upon n log, जो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है ना, वो ठीक है। या आप इसकी जगह पे ये भी याद रख सकते हो, डेनियल सेल में Zn2+ कौन से हाफ सेल में था? एनोड में या कैथोड में? कौन से में था? सोच लीजिए। एनोड में था। जिंक रोड जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में थी, कॉपर रोड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में थी। तो जिंक रोड एनोड सॉल्यूशन में थी, तो एनोड की कंसंट्रेशन, एनोड में जो विलियन है ना, उसकी कंसंट्रेशन और
कॉपर रोड कहां थी, कॉपर सल्फेट विलियन में कॉपर क्या था, कैथोड था, तो नीचे क्या लिखेंगे, कैथोड विलियन की कंसंट्रेशन। ठीक है, क्वेश्चन में जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए तो ऊपर किसकी कंसंट्रेशन रखेंगे, जो एनोड में कंसंट्रेशन प्रेजेंट है वो वाली रखेंगे, और नीचे कौन सी रखेंगे, कैथोड वाली रखेंगे। चाहे यू याद रख लीजिए, चाहे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट याद रख लीजिए, दोनों ही तरीके सही है, और इनसे आप किसी भी कंडीशन पर, किसी भी कंसंट्रेशन पर ई सेल की गणना कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन करेंगे और इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। मैं फिर से लिख दूं यहाँ पे कि आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए क्या लिखा था, E Mn प्लस M इज इक्वल्स टू E नोट Mn प्लस रिडक्शन की रेस्पेक्ट में लिखेंगे -25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एंड लोग बेस 10 ही चल रहा है भैया, 1 अपॉन Mn। ये तो थी इलेक्ट्रोड के लिए, ये सेल के लिए, और ये दोनों सेम ही है। जो आपकी इच्छा हो वो याद रख लीजिए, ये वाली और ये वाली दोनों इक्वेशन, ये और ये सेम है। ऊपर प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट कर दो, चाहे एनोड अपॉन कैथोड कर दो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। क्वेश्चन करेंगे उससे ज्यादा समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, यानी हमारी नेक्स्ट इक्वेशन यहाँ काम में आ जाएगी। इनोड्स जो इलेक्ट्रोड है उसके लिए जो स्टैंडर्ड कंडीशन में वोल्टेज है कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए वह है 0.34 वोल्ट। कॉपर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हमें दी है 0.1 मोलर, और हमें इस कंसंट्रेशन पर कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे क्या काम में लेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन काम में लेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन कैसे लिखते हैं इलेक्ट्रोड के लिए, E Mn प्लस M इज इक्वल्स टू E नोट Mn प्लस M माइनस 0.059 अपॉन N log 1 अपॉन Mn प्लस। ठीक है, यहाँ पे कौन है, कॉपर से क्या बन रहा है, Cu2 प्लस से Cu बन रहा है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, Cu2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, और क्या बना रहा है, Cu बना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन लिख दीजिए, E Mn प्लस M की जगह क्या लिखेंगे, Cu2 प्लस Cu। ओके, रिडक्शन में लिखेंगे, ऑक्सीडेशन में दी हुई होती तो इस वैल्यू को क्या कर देते, उल्टा कर देते, नेगेटिव चार्ज लगा देते, यहाँ पे पॉजिटिव को क्या कर देते, नेगेटिव कर देते, है ना। Cu2 प्लस Cu माइनस 0.059 अपॉन N। देखिए N की वैल्यू क्या रखेंगे, ये रखेंगे ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 लोग, या आप इसे एक बार N ही लिख दें, 1 अपॉन Cu2। नेक्स्ट स्टेप में वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये तो हमें कैलकुलेट करना है, E Cu2 प्लस Cu इज इक्वल टू, ये हमें गिवन है कितना 0.34 और माइनस 0.059, N की वैल्यू यहां से कितनी 2 log 1 अपॉन कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.1। देखिए ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, log 10 है ना। log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, log 10 की वैल्यू क्या लिखेंगे, log 10 की वैल्यू 1, तो क्या आ जाएगा E Cu2 प्लस Cu इज इक्वल्स टू 0.34 माइनस 0.059 अपॉन 2 log 10 पूरा का पूरा क्या हो गया 1 हो गया, और इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए और रिजल्ट मिलेगा आपको 0.31 वोल्ट। तो यहाँ पे अपन ने नेक्स्ट इक्वेशन की सहायता से जो 0.1 कंसंट्रेशन पर कॉपर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना होगा उसको कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें पीएच गिवन है और हाइड्रोजन के लिए इस पीएच पे जो इलेक्ट्रोड विभव है उसको इसने कैलकुलेट करने का बोला है। तो देखिए हमें कंसंट्रेशन चाहिए होती है, तो सबसे पहले कंसंट्रेशन और पीएच में क्या रिलेशन होता है ध्यान रखिएगा कि अगर आपको पीएच गिवन हो तो इस पीएच को आप क्या लिख सकते हो, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर होगी 10 टू पावर माइनस TH।
जो भी आपको पीएच दी हुई हो वह क्या हो जाएगी 10 टू पावर हो जाएगी, यानी यहाँ पे H प्लस कॉन्सेंट्रेशन को क्या बोल देंगे 10 टू पावर माइनस 10। ठीक है, क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन के लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे H प्लस एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा, किसका फॉर्म कर लिया आधा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन। ठीक है, इसके लिए इलेक्ट्रोड नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे कैसे H प्लस half H2 is equals to E naught H plus half H2 minus 0.059 upon N log 1 upon H plus। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, अपन बात करेंगे आगे SHE की, तो जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए जो E नॉट की वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो ये वैल्यू कितनी रख देंगे 0 माइनस 0.059। N की वैल्यू क्या होगी यहाँ से देखिए 1 log 1 अपॉन 10 टू पावर माइनस 10। 10 टू पावर माइनस 10 पावर ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, क्या लिखेंगे E H plus half H2 is equals to E naught, ये वैल्यू तो आ गई ना हमारे पास में 0 माइनस 0.059 ऊपर गया log 10 की पावर 10 और 10 किधर आ जाएगा log की इस तरफ मल्टीप्लाइड बाय 10 log 10, तो log 10 की वैल्यू क्या होगी 1, 10 से मल्टीप्लाई होगा रिजल्ट क्या आ जाएगा माइनस 0.059। कैलकुलेशन विद नेक्स्ट इक्वेशन, यानी आप इस पीएच पे जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वह 0.059 होगा। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। ठीक है, तो इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम E सेल is equals to E naught cell minus 0.059 upon N log प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे E naught सेल गिवन है ये वाला 1.05, P प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट कौन है निकल कितनी है 0.16, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है 0.002। ठीक है, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दें। N की वैल्यू यहाँ पे हमें याद करनी है, तो देखिए इसके लिए N की वैल्यू कैसे याद करेंगे Ni2 प्लस का निर्माण कर रहा है कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करके 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके। यहाँ पे जो निकल है वो क्या बना रहा है Ni2 प्लस बना रहा है, 2 प्लस बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा। Ag क्या बना रहा है Ag प्लस किसका निर्माण कर रहा है Ag का, तो यानी ये हाफ सेल रिएक्शन, ये हाफ सेल रिएक्शन। पहले मैंने आपको बता दिया था कि सेल रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे इसने करके दे दिया है, नहीं भी करा हुआ मिले तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समान होना चाहिए, और इसको सिमिलर करने के लिए क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 2 2। ठीक है, अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिमिलर हो गया, कट जाएगा, यानी Ag के साथ में क्या लग रखा है 2 कोएफिशिएंट लग रखा है, और इस Ag प्लस के साथ में भी 2 कोएफिशिएंट है, और Ag के साथ भी क्या है 2 कोएफिशिएंट यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो अब ये वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। देखिए क्या लिख देंगे E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन N लो। प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे Ni2 प्लस, यानी कॉन्सेंट्रेशन किसकी लेंगे Ni2 प्लस की। रिएक्टेंट कौन है Ag प्लस। सॉलिड्स की तो क्या हो जाती है इकाई हो जाती है। अब ध्यान दीजिए निकल के साथ में यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है, कोई भी गणितीय अंक नहीं लगा हुआ है, तो आपने 1 है, परंतु Ag के साथ क्या लगा हुआ है 2 लगा हुआ है, तो ये 2 किसके रूप में लिखेंगे पावर के रूप में लिखेंगे।
2 किसके रूप में लिखेंगे? पावर के रूप में। ऐसे लिखेंगे तब आपकी इक्वेशन सही होगी। हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपके पास में जो सेल इक्वेशन है उस सेल इक्वेशन में इस कंसंट्रेशन के साथ में कोई कोएफिशिएंट लगा हुआ हो तो वो यहां कहां जाएगा? पावर में जाएगा। आगे बात समझ में? अब देखो E cell is equals to E naught से 1.05 0.059 अपोन, हाँ जी यहाँ पे अभी अपन ने करके देखा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना मिला था इक्वेशन में 2, Ag के साथ में 1 था पर 2 से मल्टीप्लाई करा ऊपर भी 2 था तो n की वैल्यू कितनी लिखेंगे? 2 लोग भाई इधर देख लो आपने लिखा था Ni2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Ag प्लस इलेक्ट्रॉन Ag, हमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करने थे? इक्वल करने थे। कितने से मल्टीप्लाई करा? 2 से। तो इलेक्ट्रॉन के साथ में कितना डिजिट है? 2। इलेक्ट्रॉन के साथ में कितना है? 2। यही क्या होगा? n लिख दिया 2। Ni2 प्लस की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.16 और Ag की दे रखी है 0.00, ठीक है, का स्क्वायर। इसे 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -3 बोला जा सकता है। 2 गुना 10 की पावर -3। क्या लिख देंगे? E cell is equals to 8.05 0.059 अपॉन 2 log 0.16 अपॉन 2 to 10 टू पावर -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे क्या लिख सकते हैं? 16 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर -2। इसे क्या लिख सकते हैं? 16 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर -2। ओके, आगे E cell is equals to 1.05 minus 0.059 upon 2 log 16 multiplied by 10 to power -2 upon 4 multiplied by 10 to power -6। ऐसा लिख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब देखिए 4 से ये 4 टाइम्स कट गया, 10 - 6 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 6 माइनस का 2 माइनस का 6 माइनस का, ये कितना होगा? 10 की पावर 6 10 की पावर -2 10 की पावर -6 में से जब 10 की पावर 6 में से जब 10 की पावर -2 को यहाँ पे लिखेंगे तो उसको किस रूप में लिख सकते हैं? भाई ये ऊपर गया तो उसको क्या लिखोगे? 10 की पावर 6, यहाँ से तो हट गया। अब ये 10 की पावर 6 ये 10 की पावर -2 तो ओवरऑल क्या बचेगा? 10 की पावर 4 10 टू पावर 4, ठीक है। क्या लिख देंगे? E cell is equals to 1.05 0.059। अब समझ में आ रहा है ना? 2 log 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर 4, ठीक है। E cell is equals to 1.05 0.059 अपॉन 2, ये क्या लिख देंगे यहाँ पे? log 4 प्लस 4 log 10, ऐसा ही होगा ना? मल्टीप्लाई क्या होता है लॉग में जब ओपन करते हैं तो प्लस 4 log 10। log 4 को क्या बोल सकते हैं? E cell is equals to 1.05 0.059। देखिए मैं इसको इतना लंबा इसलिए कर रहा हूं कि आप कहां तक इसको कन्वर्ट कर सकते हो। अब आप यहाँ पे log 4 की वैल्यू डायरेक्ट रख दीजिए। अगर आपको log 4 की वैल्यू याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हो? 2 log 2 टू पावर 2, ठीक है, प्लस 4 log 10 4 log 10 की वैल्यू 1। E cell is equal to 1.05 0.059 अपॉन 2 इधर आ जाएगा, उधर log 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.3010 प्लस 4, तो क्या लिख देंगे? E cell is equal to 1.05 0.059 अपॉन 2, हाँ जी ये तो कितना हो जाएगा? 0.6020 प्लस 4, तो मल्टीप्लाइड बाय 4.6020, ठीक है। इसको कैलकुलेट करिए।
ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1.05 माइनस, लिख देंगे 0.314। इसकी जो कैलकुलेशन होगी जो हमने करके देखी है 0.314, ठीक है। अब इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए, तो रिजल्ट मिलेगा आपको 0.96। ये आपका क्वेश्चन 91। तो इस प्रकार से आप नेक्स्ट इक्वेशन का यूज कर सकते हो। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। बने रहिए, कंटिन्यूस रहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। समझ में आ गया तो एकदम इजी है, और अगर नहीं समझे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करा, तो इसे रटा नहीं जा सकता। तो बने रहिए हमारे साथ में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।